बोस एम्पायर के उस आलीशान कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां कुछ ही पल पहले कैमरों की फ्लैशलाइट और पत्रकारों के शोर ने कोहराम मचा रखा था। अनिरुद्ध बोस, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून माने जाते हैं, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी अकड़ और कामयाबी का गुरूर साफ झलक रहा था। उनके बगल में बैठी अर्शी, यानी उनकी पत्नी, अपनी हीरे की अंगूठी को बार बार घुमाते हुए मीडिया के सामने अपनी झूठी मुस्कान बिखेर रही थी। और ठीक उनके पीछे खड़ी थी उनकी लाडली बेटी अदिति और दामाद ऋषि, जो कि अब शहर का एसपी है। ऋषि अपनी पुलिस की वर्दी में बेहद सख्त नजर आ रहा था। उसकी आंखों पर लगा काला चश्मा उसकी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आज इस हॉल में कुछ ऐसा होने वाला है जो बोस परिवार की बुनियाद हिला देगा। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि ये वो पल था जब रिश्तों के समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाले थे। माहौल एकदम जश्न का था। अनिरुद्ध ने जैसे ही अपनी सोने की कलम उस डील के पेपर्स पर चलाने के लिए उठाई, हॉल का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। वहां खड़ी थी झनक, वही झनक जिसे दुनिया अब तक सिर्फ एक साधारण लड़की समझती थी। वही झनक जो ऋषि की एक्स वाइफ थी और अब अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन आज की झनक में वो बेचारगी नहीं थी। उसकी आंखों में नूतन का अक्स था, वही आग थी जो सालों पहले उसकी माँ की आंखों में हुआ करती थी। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। ऋषि ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। अपनी वर्दी की ताकत और एसपी होने का रुतबा एक तरफ धरा रह गया, क्योंकि उसके सामने उसकी एक्स वाइफ खड़ी थी, जो आज किसी अपराधी को सजा दिलाने नहीं बल्कि खुद इंसाफ मांगने आई थी। अदिति, जो अब ऋषि की पत्नी है, उसने घबराहट में ऋषि का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि कहीं ऋषि फिर से उस अतीत की तरफ ना भाग जाए। झनक के कदम मंच की तरफ बढ़े। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एसपी ऋषि ने एक इशारे से सबको पीछे हटने का हुक्म दे दिया। ये देखकर अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका दामाद, उसका अपना एसपी ऋषि, उस लड़की को मंच तक आने की इजाजत क्यों दे रहा है, जो उनके परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। झनक बिना डरे, बिना सहमे सीधे अनिरुद्ध बोस के सामने जाकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध की कलम हवा में ही रुकी रह गई। उसने झनक की आंखों में देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि नूतन जिंदा होकर वापस आ गई है। वही नैन नक्श, वही गुस्सा, वही तेवर। अनिरुद्ध के माथे पर पसीना चमकने लगा। मीडिया के कैमरे अब अनिरुद्ध की डील से हटकर झनक के चेहरे पर फोकस हो चुके थे। तभी झनक ने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उसने टेबल पर रखे उस करोड़ों की डील के पेपर्स को अपने हाथों में उठाया। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ कैमरों की क्लिक क्लिक सुनाई दे रही थी। और अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ झनक ने उन दस्तावेजों को बीच से फाड़ दिया। चर्र की आवाज उस हॉल में किसी बम धमाके से कम नहीं थी। अनिरुद्ध अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अर्शी चीखने ही वाली थी, लेकिन झनक ने माइक अपनी तरफ खींच लिया। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे जो हवा में उड़ रहे थे। ये अनिरुद्ध बोस की इज्जत थी, जिसे उनकी अपनी ही बेटी तार तार कर रही थी। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि ये वो पल था जब रिश्तों के समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाले थे। झनक ने माइक पर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने मीडिया की आंखों में आंखें डालकर पूरी दुनिया के सामने अनिरुद्ध की तरफ उंगली उठाई। उसने किसी लाग लपेट के बिना भारी आवाज में ऐलान कर दिया कि ये महान बिजनेसमैन अनिरुद्ध बोस, जो दुनिया के लिए एक आदर्श हैं, असल में एक भगोड़ा है। उसने भरी महफिल में उस राज से पर्दा उठा दिया जिसे सालों से नूतन ने अपने सीने में दफन कर रखा था। झनक ने चीख कर कहा कि अनिरुद्ध बोस ही उसके पिता हैं। ये सुनते ही हॉल में कोहराम मच गया। अर्शी, जो अब तक गुस्से में थी, ये सुनकर सन्न रह गई। उसका गुरूर, उसका पति, उसका परिवार, सब कुछ एक पल में झूठ का पुलिंदा नजर आने लगा। अदिति के लिए ये झटका सबसे बड़ा था। वो जिस लड़की को अपनी सौतन, अपनी दुश्मन समझती थी, वो उसकी अपनी सगी बड़ी बहन निकली। अदिति की नजरें कभी अपने पिता अनिरुद्ध पर तो कभी अपने पति ऋषि पर जा रही थी। ऋषि, जो अब तक पत्थर की मूरत बना खड़ा था, अंदर ही अंदर एक तूफान से जूझ रहा था। एक तरफ उसका फर्ज था, उसकी वर्दी थी, उसकी पत्नी अदिति थी और उसका ससुराल था। और दूसरी तरफ थी झनक, उसकी पहली पत्नी, उसका अतीत और शायद आज भी उसके दिल का एक हिस्सा।
ऋषि जानता था कि झनक सच बोल रही है। एक पुलिस वाला होने के नाते वो सबूतों पर भरोसा करता था, लेकिन आज उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। अनिरुद्ध का झुका हुआ चेहरा और कांपते हाथ ही सबसे बड़ा सबूत थे। झनक रुकी नहीं। उसने माइक पर अपनी मां नूतन के संघर्षों की कहानी सुनाना शुरू किया। कैसे एक अमीर आदमी ने गरीब लड़की के जज्बातों के साथ खेला, कैसे उसे उम्मीदें दी और फिर अपने रुतबे और परिवार के दबाव में उसे छोड़ दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी मां नूतन ने अकेले उसे पाला, समाज के ताने सहे, लेकिन कभी अपनी जुबान नहीं खोली। अनिरुद्ध की हालत देखने लायक थी। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपनी पिता के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। अदिति, जो अपने पिता को अपना हीरो मानती थी, आज उन्हें एक विलेन के रूप में देख रही थी। उसका पूरा बचपन, उसकी परवरिश, सब कुछ एक झूठ पर टिका था। झनक ने मीडिया के सामने अनिरुद्ध को ललकारा। उसने सवाल किया कि क्या अनिरुद्ध में इतनी हिम्मत है कि वो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो? क्या वो दुनिया के सामने ये कबूल कर सकते हैं कि उन्होंने नूतन को धोखा दिया था? झनक का हर एक सवाल अनिरुद्ध के सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था। अर्शी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो आगे बढ़ी और झनक के हाथ से माइक छीनने की कोशिश की, उसे झूठी और फ्रॉड कहकर चिल्लाने लगी। लेकिन तभी एसपी ऋषि बीच में आ गया। ये दृश्य देखने लायक था। एक तरफ सास अर्शी और दूसरी तरफ दामाद ऋषि। ऋषि ने अर्शी का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। पूरे मीडिया के सामने ऋषि ने अपनी सासू मां को पीछे हटने का इशारा किया। ऋषि की आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। उसने बिना कुछ बोले ये जता दिया कि आज वो अनिरुद्ध और अर्शी का दामाद नहीं, बल्कि कानून का रखवाला बनकर खड़ा है, और कानून सबूत मांगता है, शोर नहीं। ऋषि का ये कदम अदिति के दिल को तोड़ गया। उसे लगा कि आज भी ऋषि के दिल में झनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अपनी पत्नी के आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए ऋषि ने झनक को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया। ये ऋषि का वो एडमेंट कन्फेशन था जो बिना बोले ही सब कुछ कह गया। झनक ने फटे हुए कागजों को अनिरुद्ध के मुंह पर दे मारा और कहा कि उसे बोस परिवार की दौलत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी मां का खोया हुआ सम्मान चाहिए। उसने ऐलान किया कि वो तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक अनिरुद्ध बोस को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। उसने अदिति की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्द था, एक बहन का दूसरी बहन के लिए। लेकिन अदिति उस वक्त सिर्फ अपनी मां अर्शी का अपमान और अपने पिता की बेइज्जती देख रही थी। उसके लिए झनक अब सिर्फ एक सौतेली बहन नहीं, बल्कि उसके सुहाग और परिवार दोनों की दुश्मन बन चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत एक धमाके के साथ हुआ। जब झनक ने मीडिया को एक पेन ड्राइव दिखाई, उसने कहा कि इसमें वो सारे सबूत हैं जो साबित कर देंगे कि नूतन और अनिरुद्ध का रिश्ता क्या था। ये देखते ही अनिरुद्ध को दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस हुआ। वो लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर पड़े। हॉल में अफरा तफरी मच गई। कैमरा पर लोग अनिरुद्ध को गिरते हुए लाइव देख रहे थे। ऋषि तुरंत अनिरुद्ध की तरफ लपका, लेकिन उसकी नजरें झनक पर थीं, जो अब वहां से जा रही थी, अकेली लेकिन शेरनी की तरह सिर उठाए। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दें कि ये तो बस शुरुआत है। झनक ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, और इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर कोई पिसने वाला है तो वो है ऋषि, जो 2 पत्नियों, 2 बहनों और 2 परिवारों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हो चुकी है जहां रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। अदिति के मन में अब झनक के लिए सिर्फ जहर भरा है, क्योंकि उसे लगता है कि झनक की वजह से उसके पिता की जान खतरे में है और उसका पति उससे दूर हो रहा है। वहीं ऋषि, जो एक सख्त पुलिस अफसर है, अब एक दौराहे पर है। क्या वो अपनी पत्नी अदिति का साथ देगा और अपने ससुर को बचाएगा, या फिर वो अपनी एक्स वाइफ झनक का साथ देकर उस सच का समर्थन करेगा जो सालों से दबा हुआ था। अनिरुद्ध का अस्पताल पहुंचना और अर्शी का प्रतिशोध की आग में जलना, ये सब आने वाले दिनों में एक ऐसा महाभारत रचने वाला है जिसे देखकर, जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि कैसे झनक ने भरी महफिल में अनिरुद्ध बोस के पापों का घड़ा फोड़ा और बोस एम्पायर की नींव हिला दी। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां अनिरुद्ध बोस दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिर पड़े थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में मची अफरा तफरी के बीच एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ने माहौल को और भी दहशत भरा बना दिया। अनिरुद्ध को स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त अर्शी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके आंसुओं में दुख से ज्यादा गुस्सा था। वो बार बार झनक को कोस रही थी, उसे अपने पति की हालत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। लेकिन झनक वहां खड़ी नहीं रही। जैसे ही उसने देखा कि अनिरुद्ध को एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा है, उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई। आखिरकार वो उसका पिता था, खून का रिश्ता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को आंसुओं के जरिए बाहर नहीं आने दिया। वो वहां से चली गई, भीड़ को चीरती हुई,
एकदम अकेली। सिटी हॉस्पिटल का वीआईपी कॉरिडोर इस वक्त किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा था। आईसीयू के बाहर अर्शी और अदिति खड़ी थीं। दोनों की चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। डॉक्टर अंदर अनिरुद्ध की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तभी वहां एसपी ऋषि की एंट्री हुई। ऋषि अभी भी अपनी पुलिस की वर्दी में था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो एक पति और एक दामाद होने के नाते कितना परेशान है। ऋषि को देखते ही अर्शी उस पर टूट पड़ी। उसने ऋषि का कॉलर पकड़कर चीखते हुए कहा कि वो अभी के अभी जाए और उस लड़की यानी झनक को गिरफ्तार करे। अर्शी ने इल्जाम लगाया कि झनक ने जानबूझकर अनिरुद्ध को मारने की कोशिश की है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अदिति भी अपनी मां के सुर में सुर मिला रही थी। उसने ऋषि की आंखों में देखकर कहा कि अगर आज उसके पापा को कुछ भी हुआ तो वो झनक को कभी माफ नहीं करेगी, और न ही ऋषि को, अगर ऋषि ने झनक का पक्ष लिया। लेकिन ऋषि, जो एक सुलझा हुआ पुलिस अफसर है, भावनाओं में नहीं बहा। उसने अर्शी का हाथ अपने कॉलर से हटाया और बेहद संजीदगी से कहा कि कानून जज्बातों से नहीं, सबूतों से चलता है। झनक ने सिर्फ सच बोला था। उसने किसी पर शारीरिक हमला नहीं किया। ऋषि का ये जवाब अर्शी के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना दामाद, उसकी बेटी का पति, उस 2 टके की लड़की का बचाव कर रहा है। ऋषि वहां से हटकर एक कोने में चला गया। उसकी जेब में वो पेन ड्राइव थी जो झनक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। वो पेन ड्राइव अब पुलिस की कस्टडी में थी, यानी खुद ऋषि के पास। ऋषि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि इस छोटी सी चिप में बोस परिवार का वो काला सच कैद है जो अनिरुद्ध को जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकता है और अर्शी की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दें कि ऋषि उस वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा में था। एक तरफ उसकी ड्यूटी थी जो कह रही थी कि सबूत देखो और कार्रवाई करो, और दूसरी तरफ उसका परिवार था जो बिखरने की कगार पर था। ऋषि ने हॉस्पिटल के सुनसान वेटिंग एरिया में बैठकर अपने लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर जो वीडियो प्ले हुआ उसे देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वीडियो पुराना था, शायद 20-25 साल पुराना। वीडियो में एक मंदिर का दृश्य था। वहां नूतन खड़ी थी, सादगी की मूरत, और उसके साथ खड़ा था अनिरुद्ध बोस, जवान और बेफिक्र। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अनिरुद्ध नूतन की मांग में सिंदूर भर रहा है और अग्नि को साक्षी मानकर कसम खा रहा है कि वो नूतन को अपनी पत्नी का दर्जा देगा। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में अनिरुद्ध ने एक लिखित दस्तावेज पर साइन किए थे जिसमें उसने स्वीकार किया था कि नूतन के गर्भ में पल रहा बच्चा, यानी कि झनक, उसी का खून है। ऋषि ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया था। अब उसके पास पक्का सबूत था। झनक झूठ नहीं बोल रही थी। वो नाजायज नहीं बल्कि अनिरुद्ध की पहली और कानूनी वारिस थी। अदिति, जो खुद को अनिरुद्ध की इकलौती बेटी समझती थी, असल में इस सच से अनजान थी कि उसका अस्तित्व एक धोखे की बुनियाद पर खड़ा है। ऋषि को अब झनक पर नहीं बल्कि अनिरुद्ध पर गुस्सा आ रहा था। उसे उस मासूम झनक का चेहरा याद आ रहा था जिसे उसने गांव में देखा था, जिसे उसने अपनी एक्स वाइफ मानकर छोड़ दिया था, जबकि वो करोड़ों की मालकिन और एक सम्मानित खानदान की बेटी थी। ऋषि को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे लगा कि उसने भी अनिरुद्ध की तरह ही झनक के साथ गलत किया है। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें भारी तनाव से दूर रखना होगा। अर्शी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग अभी भी धधक रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके झनक को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो दोबारा बोस परिवार की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। अर्शी ने तुरंत अपने वकील को फ़ोन मिलाया और झनक के खिलाफ मानहानि, ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करने का आदेश दिया। वो जानती थी कि जब तक ऋषि जांच कर रहा है शायद झनक बच जाए, इसलिए उसने कमिश्नर पर दबाव बनाने की योजना बनाई ताकि केस ऋषि से छीनकर किसी और अफसर को दे दिया जाए। उधर शहर के दूसरे कोने में एक पुराने से चौल के कमरे में झनक बैठी थी। उसके सामने उसकी मां नूतन की तस्वीर थी जिस पर उसने अभी अभी ताज़ा फूल चढ़ाए थे। झनक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अनिरुद्ध की मौत नहीं चाहती थी, वो तो बस अपना हक चाहती थी। उसे पता चल चुका था कि अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है। उसका मन कर रहा था कि वो दौड़कर हॉस्पिटल जाए और अपने पिता को देखे, लेकिन वो जानती थी कि अर्शी और अदिति उसे वहां पैर भी नहीं रखने देंगी। झनक ने तस्वीर को छूकर कहा कि उसने आज मां का वचन निभाया है, दुनिया को सच बता दिया है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे डर था कि कहीं उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। तभी झनक के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। झनक ने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस की वर्दी में ऋषि खड़ा था।
बारिश शुरू हो चुकी थी और ऋषि पूरी तरह भीग चुका था। ऋषि को वहां देखकर झनक चौंक गई। उसे लगा कि शायद ऋषि उसे गिरफ्तार करने आया है। वो पीछे हट गई और अपनी कलाइयां आगे कर दी, मानो कह रही हों कि हथकड़ी पहना दो। झनक की ये बेबसी देखकर ऋषि का दिल पसीज गया। वो अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, ये वो पल था जब रिश्तों की दीवारें ढहने लगी थीं। ऋषि ने फटकड़ी नहीं निकाली, बल्कि अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकालकर टेबल पर रख दी। उसने झनक की आंखों में देखा और कहा कि उसने सबूत देख लिए हैं। उसने माना कि झनक सही थी और पूरा बोस परिवार गलत। झनक को विश्वास नहीं हुआ कि ऋषि, अदिति का पति, उसका साथ दे रहा है। ऋषि ने झनक को बताया कि अर्शी उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रही है और उसे गिरफ्तार करवाने के लिए ऊपर तक जोर लगा रही है। ऋषि ने झनक को सावधान किया कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट पर भारी दबाव है। लेकिन झनक ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो नूतन की बेटी है, भागने वालों में से नहीं। वो यहीं रहेगी और कोर्ट में अर्शी का सामना करेगी। ऋषि झनक की हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसे झनक में वो स्वाभिमान दिखा जो अदिति में कभी नहीं था। अनजाने में ही सही, ऋषि का झुकाव फिर से अपनी एक्स वाइफ की तरफ होने लगा था। अभी वे बातें ही कर रहे थे कि बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई दी। इस बार ये ऋषि की जीप नहीं थी। अर्शी ने अपनी चाल चल दी थी। एक दूसरी पुलिस टीम, जिसे ऋषि का जूनियर लीड कर रहा था, अरेस्ट वारंट लेकर वहां पहुंच गई। ऋषि हैरान रह गया। उसे बाईपास करके सीधे कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर आया था। पुलिस वाले झनक के घर में घुस आए। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें झनक को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। ऋषि ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने अपने पद का रौब दिखाया, लेकिन इंस्पेक्टर ने वारंट दिखाया जिस पर कमिश्नर के साइन थे। झनक ने ऋषि को रोका। उसने कहा कि उसे कानून का सम्मान करने दो। जैसे ही पुलिस वाले झनक को ले जाने लगे, वहां एक और गाड़ी रुकी। उसमें से उतरी अदिति। अदिति को शायद किसी ने खबर दे दी थी कि ऋषि झनक के घर गया है। अदिति ने अंदर आकर जब ऋषि को झनक के पास खड़ा देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने ऋषि को सबके सामने तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रुक गई। अदिति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि अब उसे समझ आया कि ऋषि झनक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि पुराने प्यार की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। ऋषि ने अदिति को धमकी दी कि अगर आज ऋषि ने झनक को बचाने की कोशिश की तो वो अनिरुद्ध को सब बता देगी कि कैसे उसका दामाद उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। एक तरफ हथकड़ी पहने झनक, दूसरी तरफ गुस्से से आग बबूला पत्नी अदिति और बीच में फंसा एसपी ऋषि। झनक ने जाते जाते ऋषि की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, सच्चाई छिप नहीं सकती एसपी साहब, न आपके ससुर की और न ही आपके दिल की। झनक को पुलिस जीप में बिठाकर ले जाया गया। ऋषि बारिश में भीगता हुआ खड़ा रहा, अदिति की नफरत भरी निगाहों का सामना करते हुए। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि ये गिरफ्तारी झनक की हार नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत की तैयारी है, क्योंकि जेल जाने के बाद झनक का केस मीडिया में और उछलेगा और तब अनिरुद्ध को कोर्ट में आना ही पड़ेगा। अगले एपिसोड का मंजर और भी खौफनाक होने वाला है। जेल में अर्शी ने झनक के लिए कुछ गुंडों को सेट किया है, लेकिन क्या ऋषि अपनी वर्दी का फर्ज निभाते हुए लॉकअप के अंदर जाकर झनक की रक्षा करेगा? क्या अदिति अपने पिता के पास जाकर ऋषि की शिकायत करेगी, जिससे ऋषि की नौकरी पर बनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब अनिरुद्ध होश में आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी झनक जेल में है, तो क्या उसका खून खौलेगा या वो अपनी झूठी शान के लिए चुप रहेगा? दोस्तों, ये शो अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार, नफरत और खून के रिश्तों की जंग छिड़ चुकी है। अगर आपने पिछला भाग देखा है तो आप जानते हैं कि कहानी अब सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, बल्कि जज्बातों का एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुकी है जो कभी भी फट सकता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अर्शी की चाल कामयाब हुई और हमारी शेरनी झनक को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस वैन में ले जाया गया, जबकि एसपी ऋषि बारिश में भीगता हुआ अपनी पत्नी अदिति की नफरत और अपने ही विभाग की बेबसी के बीच पिसता रह गया। अब आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात काल रात्रि होने वाली है, झनक के लिए भी और बोस परिवार के लिए भी। पुलिस वैन सायरन बजाती हुई सेंट्रल जेल के भारी भरकम लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। झनक के लिए ये जगह नई थी, लेकिन उसके इरादे अब भी फौलादी थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्शी बोस कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसने झनक के जेल पहुंचने से पहले ही वहां का इंतजाम कर दिया था। जेलर को ऊपर से फोन आ चुका था कि इस नई कैदी यानी झनक को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो अगली सुबह कोर्ट जाने लायक न बचे।
झनक को एक अंधेरी सीलन भरी कालकोठरी में धकेल दिया गया। वहां पहले से मौजूद कुछ खूंखार महिला कैदी उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे शिकार को देखते ही भेड़िए लपकते हैं। ये सब अर्शी की साजिश थी। वो चाहती थी कि जेल के अंदर झनक के साथ कोई हादसा हो जाए और इल्जाम कैदियों की आपसी लड़ाई पर मढ़ दिया जाए। झनक एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसे अपनी मां नूतन की याद आ रही थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसे पता था कि अगर वो यहाँ कमजोर पड़ी तो बाहर उसकी सच्चाई की लड़ाई हार जाएगी। उधर शहर के पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी ऋषि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अपने केबिन में चीजों को पटक रहा था। उसके जूनियर डर के मारे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऋषि को गुस्सा इस बात का नहीं था कि झनक अरेस्ट हुई। गुस्सा इस बात का था कि उसे बाईपास करके कमिश्नर ने सीधे ऑर्डर दिया, जिसका मतलब साफ था कि अर्शी ने पुलिस सिस्टम को खरीद लिया है। ऋषि जानता था कि अर्शी किस हद तक गिर सकती है। उसे तुरंत ख्याल आया कि जेल में झनक सुरक्षित नहीं है। उसने अपनी वर्दी की टोपी उठाई, अपनी रिवॉल्वर कमर में खोसी और अपनी पर्सनल जीप लेकर तूफान की रफ्तार से सेंट्रल जेल की तरफ निकल पड़ा। अदिति, जो अभी अभी घर पहुंची थी, उसने ऋषि को जाते हुए देखा। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने गाड़ी नहीं रोकी। अदिति वहीं घुटनों पर गिरकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि आज उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया है। अर्शी ने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। देख लिया अदिति, मैंने कहा था ना, वो लड़का आज भी उस नौकरानी की बेटी के लिए पागल है। वो अपनी नौकरी दांव पर लगा देगा, लेकिन उसे बचाने जरूर जाएगा। हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में सन्नाटा तो था, लेकिन वहां भी एक अलग ड्रामा चल रहा था। अनिरुद्ध बोस को होश आ रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें तैर रही थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मंजर, झनक का चिल्लाना और फटे हुए डील के कागजात। जैसे ही उसने पूरी तरह आंखें खोली, उसने सबसे पहले झनक का नाम लिया। पास बैठी नर्स चौंक गई। अनिरुद्ध की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसका दिमाग उस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था जिसे वो सालों से झुठलाता आ रहा था। क्या वो सच में नूतन की बेटी है? क्या वो सच में मेरी बेटी है? अनिरुद्ध के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। तभी अर्शी वहां पहुंची। उसने अनिरुद्ध को लेटे रहने का इशारा किया और बड़े प्यार से लेकिन झूठी हमदर्दी के साथ कहा, अनिरुद्ध, तुम आराम करो। उस फ्रॉड लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो जेल में है। पुलिस उसे सख्त सजा देगी। अनिरुद्ध ने अर्शी की आंखों में देखा। उसे पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक क्रूरता दिखाई दी। उसने पूछा, क्या वो सच में जेल में है? अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब वो कभी हमारी जिंदगी में दखल नहीं देगी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो सेंट्रल जेल में आ रहा था। रात के 2 बज रहे थे। जेल की बत्तियां मध्यम थीं। झनक की कोठरी का ताला धीरे से खुला। 2 हट्टी-कट्टी कैदी महिलाएं, जिनके हाथों में नुकीले पत्थर थे, झनक की तरफ बढ़ीं। झनक की आंख लग गई थी, लेकिन कदमों की आहट से वो जाग गई। उसने देखा कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। उन महिलाओं ने झनक पर हमला कर दिया। झनक ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने एक महिला को धक्का भी दिया, लेकिन वो अकेली थीं और वे 2। एक महिला ने झनक के बाल पकड़ लिए और दूसरी ने पत्थर उठाया। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, ये वो पल था जब लगा कि सब खत्म हो गया। झनक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनिरुद्ध का नाम पुकारा, बाबा। ठीक उसी वक्त एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज किसी और की नहीं, एसपी ऋषि की थी। ऋषि ने जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लेडीज वार्ड में एंट्री ली थी। उसने दौड़कर उस महिला का हाथ पकड़ लिया जिसके हाथ में पत्थर था और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरी। ऋषि ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और हवा में तान दी। पूरा जेल परिसर सन्न रह गया। एक एसपी, एक मेल ऑफिसर लेडीज वार्ड के अंदर खड़ा था, वो भी अपनी एक्स वाइफ को बचाने के लिए। ऋषि ने झनक की तरफ देखा। झनक के माथे से खून बह रहा था और वो कांप रही थी। ऋषि ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर झनक को पहनाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये एक पुलिस वाले का फर्ज नहीं था, ये एक प्रेमी, एक पति, भले ही एक्स, का प्यार था जो छलक पड़ा था। ऋषि ने जेलर को बुलाकर दहाड़ते हुए कहा, अगर इस लड़की को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे जेल स्टाफ को सस्पेंड करवा दूंगा। आज रात मैं यहीं रहूंगा, इसी सलाखों के बाहर, पहरेदार बनकर। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह होते होते मीडिया को भनक लग गई कि एसपी ऋषि ने पूरी रात जेल में बिताई है।
ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। एसपी ऋषि का बागी तेवर, क्या अपनी ही पत्नी अदिति को धोखा दे रहे हैं ऋषि? बोस हाउस में जब अदिति ने ये खबर टीवी पर देखी तो उसने गुस्से में रिमोट टीवी पर दे मारा और टीवी स्क्रीन फोड़ दी। उसका सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो घर में बैठकर रोएगी नहीं, बल्कि वो खुद कोर्ट जाएगी। वो देखना चाहती थी कि ऋषि किस मुंह से उस लड़की का बचाव करेगा जो उसके पिता की कातिल है। अदिति ने अपनी कार निकाली और सीधे अपने वकील के पास पहुंची। उसने वकील से साफ कह दिया, मुझे तलाक चाहिए, ऋषि से नहीं बल्कि इस रिश्ते से, और मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए जो ऋषि के पास है। अगली सुबह कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। कटघरे में झनक खड़ी थी जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी। दूसरी तरफ बोस परिवार का पूरा वकीलों का पैनल खड़ा था। अनिरुद्ध बोस जो व्हील चेयर पर थे, उन्हें भी कोर्ट लाया गया था। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन अनिरुद्ध ने जिद की थी कि उसे अपनी आंखों से देखना है कि सच क्या है। अर्शी अनिरुद्ध की व्हीलचेयर के पास खड़ी थी, पूरी तरह कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे लगा था कि ऋषि के पास जो पेन ड्राइव है वो शायद कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी क्योंकि वो चोरी हो चुकी है। जी हाँ, अर्शी ने रात में ही ऋषि की जीप से सबूत गायब करवाने की कोशिश की थी। लेकिन ऋषि कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, पूरी वर्दी में, सिर ऊंचा किए। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो पेन ड्राइव भी। अर्शी का चेहरा पीला पड़ गया। ऋषि ने जज साहब को सैल्यूट किया और कहा, माय लॉर्ड, मैं इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन एक गवाह हूं, और गवाह होने के नाते मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। अर्शी के वकील ने आपत्ति जताई, कहा कि ऋषि आरोपी का एक्स हस्बैंड है, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। लेकिन जज ने ऋषि को अनुमति दे दी। ऋषि ने वो वीडियो कोर्ट में प्ले नहीं किया, बल्कि उसने एक नई रिपोर्ट पेश की। उसने कहा, माय लॉर्ड, ये डीएनए रिपोर्ट है जो मैंने कल रात ही सरकारी लैब से अर्जेंट बेसिस पर निकलवाई है, और ये रिपोर्ट साबित करती है कि आरोपी झनक और पीड़ित अनिरुद्ध बोस का डीएनए 99.9% मैच करता है। झनक अनिरुद्ध बोस की बायोलॉजिकल डॉटर है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगा। उसका हाथ झनक की तरफ बढ़ा। झनक, जो अब तक पत्थर बनी खड़ी थी, ये सुनकर रो पड़ी। तभी अदिति अपनी सीट से खड़ी हो गई। वो चिल्लाई, ये झूठ है, ऋषि झूठ बोल रहा है, ये रिपोर्ट फेक है। अदिति का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पूरी दुनिया झूठ थी। अर्शी ने अदिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। उसने भरी कोर्ट में चिल्लाकर कहा, माँ, तुमने कहा था पापा सिर्फ मेरे हैं, तुमने झूठ बोला। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दे कि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। अनिरुद्ध बोस ने जज से बोलने की इजाजत मांगी। अपनी कांपती आवाज में अनिरुद्ध ने जो कहा, उसने अर्शी के पैरों तले जमीन खींच ली। अनिरुद्ध ने कहा, जज साहब, मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं कबूल करता हूँ, झनक मेरी बेटी है, नूतन मेरी पत्नी थी, और आज मैं अपनी सारी वसीयत, सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों झनक और अदिति के नाम बराबर करता हूँ। अर्शी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो वहीं कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झनक ने कटघरे से कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए जज साहब, मुझे बस ये जानना है कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी, क्या वो बीमारी थी या हत्या। झनक ने उंगली उठाई अर्शी की तरफ, जो बेहोश पड़ी थी। ऋषि ने झनक की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी, मानो कह रहा हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक झनक को जमानत दे दी, क्योंकि वो अनिरुद्ध की बेटी साबित हो चुकी थी और अनिरुद्ध ने खुद गवाही दी थी। लेकिन जैसे ही झनक कोर्ट से बाहर निकली, अदिति उसके सामने आ खड़ी हुई। अदिति की आंखों में अब आंसू नहीं, खून उतर आया था। उसने झनक के कान में धीरे से कहा, तुमने मेरा पिता छीना, मेरा पति छीना, अब मेरी दौलत भी चाहिए। याद रखना झनक, ये जंग अब कोर्ट में नहीं, सड़क पर होगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। झनक ने पहली बार अदिति की आंखों में आंखें डाली और जवाब दिया, मैं लड़ाई शुरू नहीं करती अदिति, लेकिन खत्म जरूर करती हूँ। अपने पति को संभालो, क्योंकि वो अब उस सच के साथ है जो तुम सुनना नहीं चाहती। ऋषि दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो जानता था कि झनक की जमानत तो हो गई है, लेकिन अब वो बोस हाउस में जाएगी अपने हक के लिए, और बोस हाउस अब घर नहीं, कुरुक्षेत्र बनने वाला है। दोस्तों, अगला एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। झनक अब बोस हाउस में गृह प्रवेश करेगी, लेकिन आरती की थाली के साथ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के साथ। क्या अर्शी उसे घर में घुसने देगी? क्या ऋषि अदिति को तलाक देगा, या फर्ज के खातिर इस मरे हुए रिश्ते को ढोता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध बोस अब अर्शी को घर से निकाल देगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा, और कमेंट में बताएं कि आप किसका साथ देंगे, झनक का या अदिति का। कोर्ट ने झनक को अनिरुद्ध बोस की बेटी मान लिया है और उसे जमानत मिल चुकी है। लेकिन असली महाभारत कोर्ट में नहीं, बल्कि अब बोस हाउस की चार दीवारी के भीतर शुरू होने वाली है।
जैसा कि मैंने वादा किया था, आज हम इस कहानी के सबसे खौफनाक और जज्बाती क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं बोस हाउस के उस विशाल लोहे के गेट पर, जहां आज सन्नाटा नहीं, तूफान खड़ा है। शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले बादल घिर आए थे, मानो कुदरत भी जानती थी कि आज बोस परिवार में कलयुग का आगाज होने वाला है। एक काली एसयूवी गेट पर आकर रुकी। उसमें से उतरी झनक। उसके माथे पर अभी भी वो पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी चाल में अब एक कैदी की नहीं, बल्कि इस घर की वारिस की अकड़ थी। उसके पीछे दूसरी गाड़ी में अनिरुद्ध बोस, ऋषि और अदिति थे। जैसे ही झनक ने घर की दहलीज की तरफ कदम बढ़ाया, अर्शी दरवाजे पर खड़ी हो गई, हाथ में आरती की थाली नहीं, बल्कि नफरत की आग लिए। अर्शी ने नौकरों को हुक्म दिया कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। उसने चीख कर कहा कि ये नाजायज़ लड़की इस घर में तभी कदम रखेगी जब मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगी। अदिति भी अपनी माँ के बगल में खड़ी हो गई। उसने ऋषि की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम इस लड़की को अंदर लाए तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म समझो। लेकिन ऋषि आज किसी धमकी से डरने वाला नहीं था। उसने आगे बढ़कर बंद दरवाजे को धक्का दिया। अर्शी चिल्लाती रही, लेकिन अनिरुद्ध, जो व्हील चेयर पर था, उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर कहा, रुको अर्शी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से अपनी व्हील चेयर को आगे बढ़ाया और झनक का हाथ पकड़ा। ये दृश्य देखकर अर्शी सन रह गई। अनिरुद्ध ने कहा, ये घर मेरा है और मेरी बेटी झनक का इसमें उतना ही हक है जितना तुम्हारा या अदिति का। अनिरुद्ध ने नौकरों को इशारा किया और खुद एक पिता बनकर झनक का गृह प्रवेश करवाया। झनक ने कलश को ठोकर मारी, चावल बिखरे, लेकिन ये शगुन अर्शी के लिए किसी अपशगुन से कम नहीं था। झनक के घर में घुसते ही अर्शी ने एक फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया और कसम खाई कि वो इस घर को झनक के लिए नर्क बना देगी। रात का वक्त था। बोस हाउस में खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा था। झनक ने उसी कुर्सी पर बैठने की जुर्रत की जो हमेशा अर्शी की होती थी, घर की मालकिन की कुर्सी। अर्शी का खून खौल उठा। उसने झनक की प्लेट झटक दी, लेकिन झनक ने अर्शी की कलाई हवा में ही पकड़ ली। झनक की आंखों में नूतन की आत्मा झांक रही थी। उसने अर्शी के कान में कहा, बहुत हुआ मिसेस बोस, अब तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, लेकिन अब मुझे अपनी माँ का हिसाब चाहिए। झनक ने सबके सामने एक सवाल दागा जिसने अर्शी के चेहरे से रंग उड़ा दिया। उसने पूछा, मेरी माँ की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, है ना? उस रात तुमने डॉक्टर को फोन करने से क्यों रोका था? ये सुनते ही अनिरुद्ध के हाथ से चम्मच गिर गया। ऋषि, जो अपनी प्लेट देख रहा था, अचानक चौंका। अदिति चिल्लाई, बकवास बंद करो, मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद करो। लेकिन झनक ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका पर्चा निकाला। ये वो सबूत था जो ऋषि ने पुलिस रिकॉर्ड रूम के पुराने फाइलों से ढूंढा था। नूतन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो पन्ना जिसे दबा दिया गया था। झनक ने बताया कि नूतन को जहर नहीं दिया गया था, बल्कि उसे अस्थमा का अटैक आया था और उसकी दवाइयां बदल दी गई थीं। और वो दवाइयां बदलने वाला कोई और नहीं, अर्शी का खास नौकर था, जिसे अर्शी ने बाद में गायब कर दिया था। ऋषि अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अर्शी की तरफ देखा, एक पुलिस वाली नज़र से। उसने पूछा, मिसेस बोस, क्या ये सच है? अर्शी घबरा गई। वो पसीने से तरबतर हो रही थी। अदिति अपनी माँ का बचाव करने आई, लेकिन अर्शी की चुप्पी ने सब कुछ बयान कर दिया था। अनिरुद्ध को मानो लकवा मार गया हो। जिसे वो अपनी पत्नी समझता रहा, वो उसकी प्रेमिका की कातिल निकली। अनिरुद्ध ने अपना सीना पकड़ लिया। ऋषि ने तुरंत अर्शी से कहा, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आया। अदिति, जो अब तक अपनी माँ की ढाल बनी हुई थी, टूट गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी परवरिश एक झूठ और अपराध के साए में हुई है। उसने एक चाकू उठाया, सब्जी काटने वाला चाकू जो मेज पर रखा था। सबको लगा वो झनक पर वार करेगी। ऋषि दौड़ा, अदिति नहीं। लेकिन अदिति ने चाकू अपनी कलाई पर रख लिया। उसने रोते हुए कहा, अगर मेरी माँ कातिल है तो मैं भी उस पाप का हिस्सा हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ ऋषि। घर में कोहराम मच गया। झनक, जो अपनी बहन से नफरत करती थी, ये देख पिघल गई। वो दौड़ी और उसने अदिति के हाथ से चाकू छीन लिया। झनक में अदिति को थप्पड़ मारा और गले लग गई। उसने कहा, पाप बड़ों ने किया है अदिति, हम क्यों सजा भुगतें? तू मेरी बहन है, चाहे हम कितना भी लड़ लें। ये पल था जब दो सौतेली बहनें, जो एक दूसरे की जान की प्यासी थीं, एक दूसरे के गले लगकर रोईं। अर्शी अपनी बेटी को झनक के गले लगते देख बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने कबूल कर लिया, हाँ, मैंने मारा था उस नूतन को, क्योंकि वो मेरे अनिरुद्ध को मुझसे छीनना चाहती थी और आज उसकी बेटी मेरा घर छीन रही है। अर्शी का ये कबूलनामा ऋषि ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस महागाथा के अंतिम पड़ाव पर। अर्शी बोस का पाक का घड़ा भर चुका था।
ऋषि ने अपनी वॉकी टॉकी पर टीम को बुलाया। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई बोस हाउस के अंदर दाखिल हुईं। जिस अर्शी ने कभी अपनी उंगली के इशारे पर शहर न जाया था, आज महिला पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। अर्शी चिल्ला रही थी, अनिरुद्ध को पुकार रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। उसने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को चुना। अदिति अपनी मां को पुलिस जीप में बैठते देख फपक कर रो पड़ी, लेकिन ऋषि ने उसे सहारा दिया। ऋषि ने अदिति के सिर पर हाथ रखा, एक पति की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। अगले कुछ दिन बोस परिवार के लिए बहुत भारी थे। अर्शी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अनिरुद्ध ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और वानप्रस्थ लेने का फैसला किया। अब सवाल था, बोस एम्पायर का वारिस कौन बनेगा? और ऋषि का क्या होगा? क्या वो अदिति के साथ रहेगा या झनक के पास वापस जाएगा? फैसले की घड़ी आ गई थी। अनिरुद्ध ने वकील को बुलाया और अपनी वसीयत पढ़ी। उसने कंपनी के 50-50 शेयर झनक और अदिति के नाम कर दिए, लेकिन झनक ने कागज हाथ में लेते ही उन्हें मेज पर रख दिया। उसने कहा, बाबा, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। मैं नूतन की बेटी हूँ, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। मैं ये घर और ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। ऋषि ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो झनक के पास गया और पहली बार सबके सामने बिना किसी डर के बोला, झनक, तुम क्यों जा रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है। झनक ने ऋषि की आंखों में देखा, वही प्यार जो कभी उसका हुआ करता था, लेकिन उसने ऋषि के हाथ को अपने हाथ से हटा दिया। झनक ने अदिति की तरफ इशारा किया और कहा, ऋषि, तुम अदिति के पति हो। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती। अदिति अब अकेली है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मेरा और तुम्हारा सफर यहीं तक था। झनक का ये त्याग देखकर अदिति के आंसू नहीं रुके। वो झनक के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगी। झनक ने उसे उठाया और कहा, राज कर इस साम्राज्य पर, लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना। झनक ने अपना बैग उठाया। अनिरुद्ध रोता रहा, उसे रोकता रहा, लेकिन झनक ने मुड़कर नहीं देखा। वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो ऋषि कभी अदिति का नहीं हो पाएगा और ये घर कभी शांत नहीं होगा। जैसे ही झनक गेट के बाहर निकली, ऋषि दौड़कर उसके पीछे आया। बारिश फिर शुरू हो गई थी। ऋषि ने झनक का रास्ता रोका और कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा झनक। झनक मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। उसने कहा, भूलना भी मत एसपी साहब। याद रखना कि एक लड़की थी जिसने तुम्हें प्यार करना सिखाया था, और आज वही लड़की तुम्हें तुम्हारा फर्ज निभाना सिखाया ही है। झनक वहां से चली गई, अंधेरे रास्ते पर एक नई मंजिल की तलाश में। ऋषि गेट पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पीछे से अदिति आई और उसने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा। ऋषि ने अदिति का हाथ नहीं झटका, लेकिन उसे पकड़ा भी नहीं। कैमरा धीरे धीरे पीछे होता गया। एक तरफ आलिशान बोस हाउस, जहां अब दौलत तो थी पर खुशी अधूरी थी, और दूसरी तरफ वो लंबी सड़क जिस पर झनक अकेली चल रही थी, खाली हाथ लेकिन सर ऊंचा किए हुए। दोस्तों, झनक की ये महागाथा हमें सिखाती है कि जीत हमेशा हासिल करने में नहीं, कभी कभी त्याग देने में भी होती है। झनक ने अपना सुहाग, अपना हक और अपनी दौलत, सब कुछ अपनी बहन और अपने पिता के सुकून के लिए कुर्बान कर दिया। और इसी के साथ अनिरुद्ध बोस को अपनी असली बेटी मिल तो गई, लेकिन शायद हमेशा के लिए खो भी गई। ये था ड्रामा क्वीन पूजा का एक्सक्लूसिव फिनाले विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या झनक का फैसला सही था? क्या ऋषि और झनक को एक हो जाना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी भड़ास जरूर निकालें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। टीवी की दुनिया में रोज नए धमाके होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।